हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो है नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो टॉपिक है आपका हिस्ट्री के अंदर जो पहला पार्ट है आपका मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है और ध्यान रखना ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक वीडियो भी मैंने आपके ऐप पे अपलोड कर रखा है कि हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं आपके। एंशंट हिस्ट्री आपका, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री और ये जो हम लोग आज शुरू करेंगे दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं आपके जियो के प्रीलिम्स में, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से ही आए। तो हम सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो मॉडर्न इंडिया को करेंगे और उसके बाद जो हम देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन जो आपके एंशिएंट और मिडिवल से आए हैं वो सबसे लास्ट में ही दोनों टॉपिक को हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे सिलेबस देखेंगे कि क्या आपका सिलेबस है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का, क्या क्या हमको पार्ट पढ़ने, जिससे आपको एक क्ल्यू और एक थोड़ा सा आपको फ्यूचरिस्टिक व्यू मिल जाए कि कितना हमको लंबा ये सिलेबस करना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं फिर से बोलूँगा, लगभग आपके 4 to 6 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, मतलब ये मॉडर्न इंडिया से आपके आते हैं, आए थे। हो सकता है कि शायद 2021 में क्वेश्चन क्या हो जाए, थोड़े ज़्यादा हो जाए। हाँ, मे बी पॉसिबल शायद 10 to 15 क्वेश्चन ना हो जाए। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन आपका होता रहता है। तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक करेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 to 1947। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत वास्ट है, बहुत लंबा है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसी पार्ट से आपके आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेके हम लोग करेंगे चैप्टर, जिसमें हम लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, देवबंद मूवमेंट, यानी कि जो हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे, क्रिश्चियन रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे, सिख रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे और पारसी रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन अगला हमारा टॉपिक होगा गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में जो आपके ब्रिटिशर्स बने थे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। हर गवर्नर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे गवर्नर्स पढ़ेंगे जिन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट जो वो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स वो इंट्रोड्यूस किए थे, या गवर्नर जनरल जिन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, और इसी तरीके से वॉइसरॉय थे। देन आपका ये जो 4th चैप्टर है ये आपका रटाफिकेशन है न्यूज़पेपर और बुक्स को लेकर। देन आपका जैसे नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उसी तरीके से कई सारे आपके ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, कई सारे आपके पीजेंट्स यानी कि फार्मर मूवमेंट हुए थे। ठीक है, फिर कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे एक्ट्स का, चार्टर जो हमारे आए थे, 4 चार्टर्स आए थे जो कि ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया, जिसमें लोग पढ़ते हैं पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन नवाब ऑफ बंगाल हो गया, और सबसे आखिरी में 9 टॉपिक, थोड़ा बहुत हम लोग मिसलेनियस वाला पार्ट करेंगे। ये पूरा ख़त्म करने के बाद तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1857 to 1947। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग शुरू करेंगे। तो इसका मैं आपको एक इंडेक्स आज दिखा रहा हूँ, एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आपका है 1857 का जो इवेंट है दैट इज़ म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, या आप लोग कई बुक्स में पढ़ते हैं फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कई बुक्स में इस तरीके भी लिखा हुआ है फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, या रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर ऐसे नहीं लिखा है तो कई बुक्स में लिखा हुआ है, सॉरी ऐसे बुक लिखा हुआ है रिवॉल्ट ऑफ 1857, इस तरीके से भी लिखा हुआ है। ठीक है, देन आपका उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए, जो लॉज यहाँ चला करते थे, और सीधे हम लोग खास तौर पे इस एक्ट के बाद क्या आ गए, हम लोग डायरेक्टली वी आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये भी आपका MCQ क्वेश्चन ऐसे आता है कि बाई विच एक्ट इंडिया कम्स अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो आप टिक करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858। देन उसके बाद INC फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस बाई AO ह्यूम, इसमें कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। देन 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था। देन 1894 में BG तिलक और बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड व्हाट, गणेश उत्सव और गणेश महोत्सव, जो आज भी मनाया जाता है। देन 1896 में अगेन BG तिलक या बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड शिवाजी महोत्सव, जो आज भी मनाया जाता है। देन 1897 स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश रामकृष्ण परमहंस मिशन, जिसके आज भी बहुत सारी ब्रांचेस इंडिया में भी हैं,
ठीक है। आज भी आपके ये रामकृष्ण परमहंस की कई ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, और इंडिया के साथ साथ आपके अब्रॉड, चाहे वो आपका यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, काफ़ी ब्रांचेज हैं। देन बड़ा फेमस 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जो ये मैं आपको क्रॉनिकल ऑरल लिखा रहा हूँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये ईयर ना देखे खाली दे देंगे, शिवाजी महोत्सव, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रामकृष्ण परमहंस, अरेंज देम कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन उसके बाद 1906 का मुस्लिम लीग was founded in what ढाका on 31 दिसंबर by आगा खां एंड सलीम उल्लाह, ठीक है। ये दो नाम आप याद रखेंगे, आगा खां प्लस सलीम उल्लाह with the encouragement of, you can say with the encouragement or with the provocation of the Britishers. Then 1907 famous Surat split, or you can say Congress party divided into two parts. The first one is moderate and the second one is extremist. तो ये वर्ड भी अब आप पढ़ना शुरू करोगे, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, पुटअप होता है कि इन विच ईयर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट वर फॉर्म। तो यू हैव टू टेक आफ्टर दिस सूरत स्प्लिट और कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये जो दो ग्रुप बने थे आपके, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बिल्कुल अलग है, दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी आपकी। देन आपका इसको हम पढ़ेंगे। देन आपका 1909 का मिंटो मॉडल रिफॉर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन 1911 दिल्ली दरबार, ठीक है, एंड कैंसिलेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1911 न्यू दिल्ली अनाउंस्ड एज अ न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड जो एक्चुअल में शिफ्ट हुआ था वो 1912 में हुआ था। देन 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग एंटर करे थे ये जो नई कैपिटल थी, तो उनके ऊपर बॉम्ब जो है वो फेंका गया था, ठीक है। देन आपका 1914 गदर पार्टी स्टैब्लिश इन सैन फ्रांसिस्को बाय लाला हरदयाल, बाय लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल वाज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश द ये गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। देन अगेन इन 1914 कामागाटा मारू incident has been occurred, you can see it, Kamagata Maru. Then again in 1914 outbreak of First World War on 4th August, and in 1914 B.G. Tilak was released from the jail on 16th June, ठीक है। Then in 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी कहाँ से आए थे वापस, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से फाइनली जो है महात्मा गांधी वापस आए थे, कहाँ, इंडिया आए थे, ठीक है। तो इसलिए भी हम ये साल याद रखते हैं और इसीलिए हम लोग अप्रवासीय भारतीय दिवस मनाते हैं। देन 1960 में विद द एफर्ट्स ऑफ द बीजी तिलक एंड एनी बेसेंट आपका क्या शुरू हुआ इंडिया में, होम रूल लीग मूवमेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। देन 1970 की हम बात करें, 1917 की, महात्मा गांधी लॉन्चेस चंपारण सत्याग्रह। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट कौन सा था इंडिया में, तो आप टिक करके आओगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। देन अगेन ये 1917 जो मॉन्टेग्यू थे, ये आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, इन्होंने पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिक्लेरेशन की कि वी विल थिंक अबाउट गिविंग व्हाट सम टाइप ऑफ सेल्फ रूल टू इंडियंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन 1919 में रॉलेंट बिल इंट्रोड्यूस और ऑन Feb 6 1919, जिसको ब्लैक लॉ भी बोलते थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग सुना होगा बहुत लोग आपके जो थे, वो अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहाँ पे क्या कहते हैं आपके अनकंट्रोल फायरिंग हुई थी और उसमें लगभग मोर देन 500 लोग की डेथ हुई थी। तो ये ईयर याद रखना और उसका ऑर्डर वाइज याद रखना बस आप, ठीक है। फिर देन अगेन 1919 में जो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास हुआ, ठीक है। 1919 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। देन 1920 में आपका गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको NCM बोलते हैं। और 1922 में आपका चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये मूवमेंट कैंसिल हो गया, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देन आपका 1921 में, सॉरी नॉट 22, नॉट 21 में मोपला रिवॉल्ट हुआ इन मालाबार, यू कैन से टुडेज केरला, ठीक है। देन आपका 1923 में स्वराज पार्टी हैज़ बीन एस्टैब्लिश बाय मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
देन 1925 में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी या काकोरी ट्रेन रॉबरी, कई बुक्स में ये वर्ड लिखा हुआ है, रॉबरी आपका हुआ था। देन 1927 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट साइमन कमीशन, ठीक है। और जब 1920 में साइमन कमीशन आया था तो हर जगह पूरे इंडिया में गो बैक साइमन के नारे लगे थे, और इसी प्रोटेस्ट के दौरान आपका जो लाला हरदयाल थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। देन उसके बाद 1929 में क्या आई आपकी नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देन 1930 में जवाहरलाल नेहरू होस्ट द ट्राई कलर ऑफ इंडिया ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर, ठीक है। और इसीलिए हम ये उनको 26 जो है था इसी तारीख को फिर हमने अपना क्या मनाना शुरू कर दिया, गणतंत्र दिवस मनाना, यानी कि जो 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं अपना। देन आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व, उसी के थ्रू हमने मनाना शुरू किया था। महात्मा गांधी लॉन्चेस दी CDM, ये भी आपका 1930 में होगा, CDM मूवमेंट। देन उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंडियन पॉलिटिशियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। देन उसके बाद आपका गांधी, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर आप ये ईयर और ये समस्या ये। देन 31 में गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। देन उसके बाद ये सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड। देन उसी में 31 में भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु एग्जीक्यूटेड, इनको फांसी दे दी गई थी। देन उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, और सिर्फ महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल को कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए कहाँ गए थे आपके, वेंट टू लंदन। और कभी एग्ज़ाम में आया कि कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो 3 आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें से सिर्फ सेकंड वाली जो है वो महात्मा गांधी ने अटेंड की थी। और क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी, द पर्सन हु अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें आपका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द पर्सन, वॉज द फर्स्ट, वॉज द ओनली पर्सन हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे कम्युनल अवार्ड, और इसको बोलते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। देन उसके बाद पूना पैक्ट बिटवीन द गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देन उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन आपका सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें से मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बताया है कि हमारा जो आर्टिकल है 395 आर्टिकल है, उसमें से लगभग 200 आर्टिकल इसी एक्ट से हमने ले रखे हैं। देन 1940 मुस्लिम लीग ऑफिशियली डिमांडेड पाकिस्तान, ठीक है, गॉट इट। देन 1942 गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। 1944 वेवेल कॉल शिमला कॉन्फ्रेंस, एंड देन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, and in 1947 we got the independence as well as Mountbatten plan, ठीक है। तो ये आपके 1857 से लेकर 1947 तक के मेजर आपके इवेंट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इनकी को थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग इंसिडेंट लेंगे वो लेंगे क्या, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हमारा टॉपिक जो है पहला हम लोग लेंगे इवेंट जो हम लोग कर रहे हैं 1857 से लेकर 1947 तक, उसमें हम लोग पहला टॉपिक लेंगे 1857, ठीक है। 1857 का टॉपिक लेंगे। अब देखो इसको लेकर जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कुछ बनते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको इसमें क्वेश्चन समझाना शुरू कर रहा हूँ, जो लेक्चर्स शुरू कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर जियो का जो प्रीलिम्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत डिटेल में जाके हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है मॉडर्न इंडिया का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि जो ये रिवॉल्ट हुआ था, इस रिवॉल्ट की शुरुआत जो है आप कह सकते हो कि 1757 से ही एक तरीके से इसकी शुरुआत बननी हो गई थी, और इट विल टेक अराउंड 100 ईयर्स। और ये गुस्सा जो है निकल के कब आया आपका, 1857 में बाहर निकल के आया। गुस्सा सेंस मतलब क्या था, किन किन लोगों का गुस्सा था, द पीपल विच वर गेटिंग एंग्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दिस 100 ईयर्स। वो कौन कौन लोग थे, सबसे पहले आप कह सकते हो कि आपके फार्मर्स थे, ठीक है। कई सारी ऐसी पॉलिसी थी जो फार्मर्स को पसंद नहीं आई थी। फिर उसके बाद आपका लेबर क्लास था जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करता था या इंडस्ट्री जिनकी अपनी थी। देन आपके बिजनेसमैन थे, जो इंडियन बिजनेसमैन थे, वो भी इन 100 ईयर्स में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से बड़े ही नाराज़ हुए, बड़े खफा हुए। दे वर गेटिंग वेरी एंग्री टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। देन उसके बाद ट्राइबल पीपल, देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन MP एंड इन नॉर्थ ईस्ट,
विच आर गेटिंग व्हाट यू कैन से अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड देन आपका प्रिंसली स्टेट्स और प्रिंसेस, ठीक है। तो एक तो ये था। अब दूसरा जो आपके एग्जाम में आता है कि ये रिवॉल्ट का ऑफिशियल डेट क्या शुरू हुई थी। तो दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10th May 1857 व्हेन द कंपनीज इंडियन सोल्जर एट मेरठ रेबल्ड, ठीक है। और ये जो मेरठ में जो सोल्जर्स ने रेबलिंग की थी उसका मेन रीज़न था कि जो बुलेट्स हुआ करती थी उस समय दी जाती थी बुलेट्स, उनमें काऊ का फैट और आपका पिग का फैट लगा होता था, और उनको अपने माउथ से जो है उसको निकालना पड़ता था जब उसको लोड करते थे, किसमें, अपने वेपन्स में लोड करते थे। तो दैट इज़ वाई कि काऊ का है फैट तो हिंदूज आर वेरी एंग्री विद द ब्रिटिशर्स, एंड पिग का है तो मुस्लिम्स गेटिंग वेरी एंग्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसमें फिर एक आपका जो एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि आपको दे विल गिव यू अ कॉलम कि कौन से जो ये रिवॉल्ट हुए थे ये कब शुरू हुए थे, यानी कि आपको 3 कॉलम प्रिपेयर करने हैं, मेक 3 कॉलम्स, ठीक है। तो पहले कॉलम में आपका डेट हो गया, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग पॉज करके लिखते हैं ना, डेट हो गया। तो 11th मई, ये डेट याद रखना है, 11th मई 1857, ईयर वही रहेगा 11th मई 1857 आपका दिल्ली में रिवॉल्ट जो है उसकी शुरुआत हुई, और वहाँ के जो लीडर थे, रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो थे आपके बहादुर शाह जफ़र सेकंड, गॉट इट, बहादुर शाह जफ़र, ये मुगल एम्परर थे, जफ़र, ठीक है, जफ़र सेकंड, बहादुर शाह जफ़र सेकंड। तो ये दिल्ली में, अब क्वेश्चन कैसे आता है कि दिल्ली में जो 1857 का रिवॉल्ट था उसका लीडर कौन था, तो आप टिक करेंगे बहादुर शाह जफ़र सेकंड। देन उसके बाद देखो ये वाली डेट याद करने के बाद बाकी की जो डेट्स हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब में 57 लगेगा। फिर वो पूछते हैं कि लखनऊ में रिवॉल्ट का लीडर कौन था, लखनऊ में, तो यू गोइंग टू टेक बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। देन उसके बाद कानपुर में, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, कानपुर में आपके नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब। देन उसके बाद झांसी, ये तो सबसे आसान है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। देन उसके बाद इलाहाबाद, जो अब जिसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद इसका नाम अब क्या हो गया, प्रयागराज। यहाँ पर थे लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली, ये आपके उसके लीडर थे रिवॉल्ट के। देन आपका बनारस, यहाँ पर थे आपके द कॉमन मैन, कोई एक सर्टेन लीडर का नाम नहीं मिलता है। देन उसके बाद बिहार, जो मेन मैं वही करा दे रहा हूँ बस आपको, बिहार, यहाँ पे आपके इस रिवॉल्ट के लीडर थे कुंवर सिंह, ठीक है, गॉट इट, कुंवर सिंह। तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको रिवॉल्ट के सेंटर लिखवा दिए और उनके लीडर जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट क्या था, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट को कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला कॉज जो रिवॉल्ट का माना जाता है वो है आपका पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, पॉलिटिकल कॉज हम लेके चलेंगे, पॉलिटिकल प्लस इसमें हम जोड़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, ठीक है, पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। और वो कॉज क्या था कि द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन called doctrine of lapse lead to a number of independent kingdom being annexed to the British Empire, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था उसका एक लॉजिक क्या था, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पहले मैं आपको दिखा दूं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले आता है कि इंट्रोड्यूस 1848 टू 1856, तो एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो कब से कब तक था आपका, 1848 से लेकर 1856 तक। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो किसने किया था, आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। पहला, अगर क्वेश्चन आया है कि हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो आप टिक करोगे लॉर्ड डलहौजी। एंड जो इसका टेन्योर था
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, वो 1848 से लेकर 1856 तक, ये आपको सेकंड क्वेश्चन मिल गया। और व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? इट स्टेटेड, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, दैट अ किंगडम कुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय होम, बाय द ब्रिटिशर्स, इफ द किंग डाइड विदाउट अ मेल जो है चाइल्ड जो है उसके थ्रू। यानी कि अगर आपका ये एक्स है और उसके कोई मेल चाइल्ड नहीं है, बिना मेल चाइल्ड के ही वो मर जाता है, यानी कि उसके बच्चा नहीं होता, और अगर बच्चा होता है वो लड़की होती है, लड़का नहीं होता है, तो उसका जो पूरा एम्पायर होगा एक्स किंग का, वो किस में एड ऑन कर लिया जाएगा? एड ऑन विद इन द एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, तो ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसमें काफ़ी किंग्स जो थे वो किसके अगेंस्ट में हो गए थे? अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स, क्योंकि अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे कि अगर मैं आपको लिखाना शुरू करूं कि कौन कौन से आपके थे जिनके तहत इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लिया, तो आप देख रहे होंगे सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर डेट पे हम जाएंगे तो सतारा जो था आपका 1748 में एनेक्स किया गया, संभलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में एंड अवध 1856। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू काफ़ी कुछ ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स जो स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया, और जितने भी ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट थे जिनका एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड किया गया बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो सारे के सारे दे गेटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, देन एक और जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में, एक और रीजन क्या है? द इंटरफेरेंस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिशर्स, बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी और बाय द ब्रिटिशर्स वॉज डिसलाइक्ड बाय मैनी इंडियन रूलर्स। हो क्या रहा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो उनके ऑफिसर्स हुआ करते थे, यहाँ काम किया करते थे, वो प्रिंसली स्टेट्स के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर करते थे, एंड द किंग्स आर डजंट लाइक इट। देन आपका द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो ब्रिटिशर्स ने की ऑल्सो अफेक्टेड द सोल्जर्स, क्राफ्ट पीपल एंड इवन द नोबल पर्सन। अब तीन लोगों को बड़ा इफेक्ट कैसे हुआ कि जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ तो मान लो कोई एक आपका एम्पायर एक्स है, वो किस में मिला लिया गया? अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, जब इसको ब्रिटिश एम्पायर में एड ऑन किया गया तो यहाँ पे जितने सोल्जर्स थे उस किंगडम के अंदर, उनको वो सारे के सारे क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। जो क्राफ्टमैन पीपल थे, दे गेटिंग वर्क अंडर द किंग रूल्स एंड रेगुलेशन, नाउ दे हैव टू वर्क अंडर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो पूरी तरीके से क्राफ्टमैन जो पीपल थे उनके अगेंस्ट में थे। ठीक, इसी तरीके से एक और जो पॉलिसी है जो आपके लॉर्ड वेलेजली ने इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि आपका जो किंग जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ रखना पड़ता था, और उसका जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, टोटल जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपके किंग को पे करना पड़ता था। और अगर किंग वो एक्सपेंडिचर ब्रिटिश आर्मी का पे नहीं कर पाता था तो उनका पूरा का पूरा जो एम्पायर था दैट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ द सब्सिडरी अलायंस आपके बहुत सारे जो किंगडम थे वो ब्रिटिश एम्पायर में एड ऑन कर लिए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर द सब्सिडरी अलायंस मैं कुछ किंगडम के नाम दिखा दे रहा हूँ। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इसको एक्वायर्ड किया अंडर द सब्सिडरी अलायंस 1798। देन उसके बाद मैसूर इसको आपका 1799 में। देन उसके बाद तंजौर, TANJORE, तंजौर, ये अगेन 1799 में। देन उसके बाद अवध, AVADH, अवध, इसको 1801 में। देन उसके बाद पेशवा 1802 में। देन भोसले ये आपका 1803 में। देन सिंधिया, ठीक है, अगर कोई छूट रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके दोबारा देखो और लिखो उसको। सिंधिया इसको एक्वायर्ड किया ब्रिटिशर्स ने 1804 में, ठीक है। तो और उसके बाद जैसे जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर,
सब के सब जो है वो सब्सिडी अलायंस के थ्रू जो है वो इन्होंने कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ, काफ़ी आपके जो ब्रिटिश किंग्स थे दे आर गेटिंग अगेंस्ट दी व्हाट ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के क्या हो गए, अगेंस्ट में हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कह सकते हो कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में अंडर में क्या हुआ था कि आपके एक थे गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बारो। लॉर्ड एलन बारो, ठीक है, लॉर्ड एलन बारो ने क्या किया कि जो कॉइन्स थे उस पर बहादुर शाह जफ़र का नाम लिखा होता था। ठीक है, कॉइन्स थे, ये आपके कॉइन्स थे, इन पे द नेम हैड बीन रिटन बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, तो इन्होंने जो ये नाम था उसको रिप्लेस कर दिया बाय द ब्रिटिश क्वीन के नाम से। ठीक है, और उसके बाद लॉर्ड एलन बारो के बाद आपके जब डलहौजी आए तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया डलहौजी ने कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो शुड व्हाट क्विट द रेड फोर्ट, क्योंकि जो बहादुर शाह जफ़र थे द लास्ट मुगल एम्परर, ही वॉज लिविंग इन द रेड फोर्ट। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसने बोला था बहादुर शाह जफ़र को कि रेड फोर्ट को खाली कर दो, तो दैट पर्सन इज डलहौजी। उन्होंने बोला भाई बहादुर शाह जफ़र को कि रेड फोर्ट को खाली करो, और रेड फोर्ट को खाली करने के बाद कहीं और जाकर रहो, तो उनको एक जगह दी थी महरौली में। देन उसके बाद में ऑर्डर डलहौजी ने पास किया कि बहादुर जफ़र जो है अब कैन नॉट यूज अ टाइटल इन फ्रंट ऑफ हिज नेम। ठीक है, लाइक अ किंग ऑफ द इंडिया, ये टाइटल अब यूज नहीं करेंगे। देन उसके बाद कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी अपनाई, ये भी वॉइसरॉय थे आपके, CORN वॉलिस। इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल जो हम कॉज पढ़ रहे हैं, कि जितने भी आपकी हाई पोस्ट हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, हाई पोस्ट, वो कभी भी इंडियंस को नहीं मिलती थी। ठीक है, इंडियंस को उससे डिबार्ड रखा जाता था। इंडियंस जो है मैक्सिमम क्या बनते थे, क्लैरिकल ग्रेड में ही ऑफिसर्स, या कह सकते हो क्लैरिकल ग्रेड में ही उनको अपॉइंटमेंट मिलती थी। ठीक है, तो दीज आर द व्हाट मेन कॉजेज, मेन पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ द 1857। ठीक है, तो ये एग्जाम में आएगा तो आप टिक करके आओगे। सेकंड बढ़ते हैं हम लोग कॉज, दैट इज इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉज ड्यू टू विच द रिवॉल्ट हैज बीन ऑकर्ड ऑफ 1857। क्या इकोनॉमिक कॉज है? सबसे पहला था आपका, द फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे आपके लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। मैं कुछ आपको 3 नाम लिखा देता हूँ। दे आर 3 land reforms which is introduced by the Britishers. The first one is, you can say, permanent system, permanent land revenue system. Got it? Then second one is Mehalwadi system. It is also a land revenue system, Mehalwadi system. And the third one is रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। रैयतवाड़ी, कई बुक्स में वाड़ी लिखा हुआ है, तो रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके पैथेटिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका फ़ायदा था, ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एग्जाम में आता है, तो इसको अब यहीं पे समझ लो आप लोग। क्वेश्चन आता है कि परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये किन दो के बीच में था? तो ये था बिटवीन, एक पार्टी तो हमेशा क्या रहेगी, ब्रिटिशर, बिटवीन, कलर चेंज कर दूँ शायद कम दिख रहा हो आप लोग को, बिटवीन ब्रिटिशर एंड दूसरी तरफ कौन थे आपके, जमींदार। ठीक है, जमींदार। तो ये याद रखना, एग्जाम में आता है। परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ये किन के बीच में था, ब्रिटिशर्स वर्सेस जमींदार। तो जमींदार को पूरे विलेजेस से, उनके अंडर में लगभग 10 to 20 to 200 विलेजेस आया करते थे। तो विलेजेस से सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद कहाँ डिपॉजिट करना पड़ता था, जमींदार को, और इसके बदले में दे विल गेटिंग 2% और 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो पहला हो गया परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देन सेकेंड मैंने आपको लिखा है महलवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इट इज बिटवीन पंचायत एंड ब्रिटिशर्स,
तो इसमें क्या था कि पंचायत सारा टैक्स कलेक्शन करती थी विलेजेस से, और किसको हैंड ओवर कर दिया करती थी ये सारा का सारा टैक्स कलेक्शन? ब्रिटिशर्स को। दैट इज कॉल्ड महलवाड़ी सिस्टम। एंड देन लास्ट वाला जो था आपका, दैट इज रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इट इज बिटवीन अगेन ब्रिटिशर्स एंड द सेकेंड पार्टी इज डायरेक्ट फार्मर्स। याद रहेगा। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है डायरेक्ट फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे और सीधे फार्मर्स दिया करते थे। तो ध्यान रखना, आउट ऑफ दिस थ्री, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड परमानेंट सिस्टम में सबसे फेमस और पॉपुलर था आपका परमानेंट सिस्टम, जिसमें जमींदार टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ठीक, तो पहला हो गया लैंड रिफॉर्म, जिसकी वजह से ये आपके क्या हुए, रिवॉल्ट हुआ आपका। ठीक, देन सेकेंड आपका डिस्ट्रॉय दिस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जैसे कॉटन इंडस्ट्री हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है, स्पाइसेस जो इंडस्ट्री थी वो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी। इनको पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के थ्रू स्पॉइल कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया कि ये अपना जो सो कॉल्ड फाइनल, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्शन करती हैं वो बिल्कुल ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडिया जो कि फाइनल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है और बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाती है, उसको एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बनाई जाए। यानी कि यहाँ कोई फाइनल चीज़ प्रोड्यूस ना हो, खाली इंडिया किसका सोर्स हो, सिर्फ रॉ मटेरियल का। और आपको पता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने अच्छे नहीं मिलते जितने फाइनल प्रोडक्ट के आपके मिलते। देन आपका वही कॉटन इंडस्ट्री जो मैंने बताया था, उसमें बुरी तरीके से इन्होंने स्पॉइल कर दिया और सारा कॉटन जो है यहाँ से रॉ फॉर्म में खरीदते, वापस ब्रिटेन जाता, वहाँ ब्रिटेन में जाने के बाद कॉटन की शर्ट्स बनती और वही कॉटन की शर्ट्स वापस आके इंडिया में बिकती। देन इंडियन मार्केट कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स। इसका मीन्स क्या हो गया कि इंडियन मार्केट कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स, इसका मीन्स ये हुआ कि इंडियन मार्केट में जो भी चीज़ कहाँ से आया करती थी, इंपोर्ट होके, इंपोर्ट फ्रॉम दी यू कैन से ब्रिटेन और यू कैन से यूके, उस पर सिर्फ 3.5% टैक्स लगता था। तो जब वो इंडियन मार्केट में एंटर करती थी तो बहुत चीप हुआ करती थी, और इंडियन मार्केट में वो प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया के अंदर ही बना करते थे, उन पे ये लगाते थे 27 to 71% टैक्स। तो आप कैन इमेजिन कि वो प्रोडक्ट का दाम कितना ज़्यादा होता था। तो जो कॉमन मैन है किसी हालत में जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स है वो नहीं खरीदेगा, क्या खरीदेगा, ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स। देन आपका अगला जो इकोनॉमिक कॉज है, नेचुरल क्लैमिटी। ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारे यहाँ क्या आए, ड्रॉट्स आए, प्लस हमारे यहाँ फ्लड आए। पर इस पीरियड में किसी भी तरीके से आपके जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ठीक है, अगला जो है हमारे एक पॉलिटिकल लीडर थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, दादा भाई नेहरू जी गेव द थ्योरी ऑफ मनी ड्रेन। ठीक है, कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया की सारी मनी को कहाँ लेके गए हैं, वो ब्रिटेन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में। ठीक, तो ये हो गया इकोनॉमिक कॉजेस। देन आपका अगला जो कॉज है दैट इज सोशियो रिलीजियस कॉजेस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ सोशियो रिलीजियस कॉजेस का, तो उसको देखते हैं हम लोग। क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे, लिटरली हमारी सोसाइटी में कई आपके ऑर्थोडॉक्स थे, उनको दूर करने के लिए रिलीजियस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की। जैसे सती प्रथा, इसको क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया, बैन कर दिया गया। पर हमें लगा कि ये हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं, जो रिलीजियस इंटरनल मैटर्स हैं, उसमें ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उसमें ब्रिटिशर्स दखल दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस वो 1844 में बंद करवाया, फीमेल इन्फेंटिसाइड 1795 में बंद करवा दिया, स्लेव सिस्टम 1843 में बंद करवा दिया, चाइल्ड मैरिज यानी कि चाइल्ड की जो मैरिज थी गर्ल की वो 14 ईयर्स कर दी और मेल की वो 16 ईयर्स कर दी। वो बात अलग है कि आज आपकी 18 और 21 है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये कर दी, उससे छोटे में शादी हो जाया करती थी। इन्होंने बोला नहीं, जब तक गर्ल की उम्र 14 नहीं होगी और बॉय की 16 नहीं होगी आप मैरिज नहीं कर सकते। देन विडो रिमैरिज एक्ट यानी कि विडोज का जो रिमैरिज है उसको लीगैलिटी दी कि वो भी विडो रिमैरिज कर सकती हैं। इसको लेके भी हमको बड़ा गुस्सा आया। देन इंटरकास्ट मैरिज उन्होंने लीगलाइज कर दी कि अगर कोई इंटरकास्ट के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण की कोई भी आपका पर्सन है, वो किसी
आपके लोअर कास्ट यानी कि राजपूत से या वैश्य से शादी करना चाहता है तो कर सकता है, उनको लीगलाइज, जैसे आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमको लगा जो उस समय के लोग थे कि ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, आप सोचो ये सारे के सारे एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स थे। हमें लगा कि द ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन आर सोसाइटी, दे आर गेटिंग अगेंस्ट दिस। हाँ, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, ये प्रूव हुआ है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑल द इंडियंस जो हिंदू थे इनटू क्रिश्चियंस। ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें वो कई तरीके के क्या दिया करते थे, आपके लालच कह सकते हो, कई तरीके के लालच दिया करते थे जिससे कि हम लोग कन्वर्ट हो जाए उसमें। और स्पेशली 1813 में उसने ब्रिटिशर्स ने जितनी भी आपकी क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको बिल्कुल ओपन छूट दे दी कि वो इंडिया में जितना कन्वर्जन कर सकते हैं, किसका, हिंदू टू क्रिश्चियन का, वो करें। चलो, तो ये हमारे हो गए व्हाट सोशियो रिलीजियस कॉजेज। देन अगला आपका मिलिट्री कॉज। अब मिलिट्री कॉज में क्या था, बिफोर दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हमारे यहाँ इंडियन और यूरोपियन सोल्जर्स का जो रेशो हुआ करता था वो 5:1 था। यानी कि 5 आपके इंडियन सोल्जर हुआ करते थे और 1 आपका यूरोपियन सोल्जर हुआ करता था। और यहीं पर डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो इनका रहने का जगह था, जो इंडियन 5 सोल्जर थे वो आपके किस में रहते थे, टेम्परेरी हाउस में रहते थे जिसमें ना बिजली है ना पानी है, और कह सकते हो कि वो एक तरीके के टेंट में रहते थे, टेंट हाउस में रहा करते थे। जबकि जो ये एक इंडियन यूरोपियन सोल्जर था इनको बाकायदा वेल फर्निश्ड घर मिला करते थे, प्रॉपर पानी और क्या सारी फैसिलिटी मिलती थी। दूसरा, ये जो इंडियन सोल्जर थी इनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू जो 1 यूरोपियन सोल्जर था। मानो इसकी सैलरी अगर 500 रुपीज़ पर मंथ थी तो इनको सिर्फ 50 रुपीज़ मिला करता था। तो आप यू कैन इमेजिन कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। देन आपका बिहेवियर, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो जो ये आपके 5 इंडियन सोल्जर थे उनसे लाइक अ स्लेव बिहेव किया करते थे। दे कॉल्ड द इंडियन सोल्जर डॉग, पिग। देन सैलरी मैंने आपको बता दिया। देन आपका एक आया जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी आपके इंडियन सोल्जर्स हैं यहाँ पर इंडिया में, इंडियन सोल्जर जो कि ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उनको पूरी दुनिया में कहीं भी जाना पड़ सकता है जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो रही है। तो उस समय ट्रेडिशन हमारा ये था कि अगर आपने ओशन को क्रॉस किया तो आपकी कास्ट डिग्रेड हो जाया करती थी, यानी कि अगर आप ब्राह्मण थे तो राजपूत हो जाएंगे, ठीक। देन आपका उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में। इससे पहले क्या था, बिफोर 1854 जितने भी इंडियन सोल्जर्स जब कोई लेटर अपने घर पे भेजा करते थे तो वो फ्री हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस एक्ट के आने के बाद दे हैव टू परचेज अ पोस्टल स्टैम्प, और ये पोस्टल स्टैम्प बहुत महंगे आया करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था क्या होने का, ये रिवॉल्ट होने का। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपके पहले 1858 से पहले एक राइफल यूज़ होती थी जो थी आपकी ब्राउन राइफल, कंपनी का नाम है ब्राउन बेस राइफल, ठीक है। इसको ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस किया या अपग्रेड किया अपनी राइफल को, किससे, एनफील्ड राइफल से, एनफील्ड राइफल, ठीक है। लेकिन इस एनफील्ड राइफल में कमी ये थी कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसमें जब आप बुलेट्स लगाते थे तो आपको मुंह से छीलना पड़ता था, फ्रॉम योर माउथ, और उसमें जो चर्बी लगी होती थी वो गाय की और सूअर की होती थी। तो एज यूजुअल है कि ये एक बहुत बड़ा कॉज था मिलिट्री कॉज होने का, लेकिन ये भी आप कॉज सब लेके चल रहे। देन उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं क्या, वाई दिस रिवॉल्ट हैज़ बिन फेल्ड। 1857 का रिवॉल्ट फेल्ड क्यों हुआ। तो सबसे पहला था एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप। इसमें जैसे मैंने बताया, अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि फार्मर्स रिवॉल्ट कर रहे थे, आपके ट्रेडर्स रिवॉल्ट कर रहे थे, आपके प्रिंसली स्टेट्स रिवॉल्ट कर रहे थे, ट्राइबल पीपल रिवॉल्ट कर रहे थे, लेकिन इन सब का कोई सेंट्रलाइज लीडर नहीं था और ना ही इनका सेंट्रलाइज ऑब्जेक्टिव था कि हमें रिवॉल्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद करना क्या है। दूसरा फेल होने का रीज़न ये था कि इंडियंस के पास जो कि रिवॉल्ट में शामिल थे उनके पास ओल्ड वेपन थे, जैसे तलवारें हो गए, भाले हो गए, ये उनके वेपन्स थे। जबकि ब्रिटिश आर्मी के पास क्या थी, एनफील्ड राइफल्स, आर्टिलरी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस समय तक ब्रिटिश आर्मी के पास ट्रेन्स आ गई थी, जिससे रिवॉल्ट जहाँ जहाँ हुआ तुरंत ट्रेन से इन्होंने अपने सोल्जर्स भेज दिए। देन ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रिंसली स्टेट, यू कैन से अराउंड 90% प्रिंसली स्टेट, जब ये रिवॉल्ट 1857 में शुरू हुआ तो उन्होंने किसका साथ दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ना कि रिवॉल्ट करने वालों का।
और सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं थी हमारे अंदर। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ रिवॉल्ट का? जब इसको हमने सप्रेस किया, ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया, तो 1858 का एक्ट आया। और आपका ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया। ठीक है, उसके पहले हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था? एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया कम्स अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देन ऑफिशियली ब्रिटिशर्स ने क्या यूज़ किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में हो या विद इन दी हिंदू कास्ट के अंदर ब्राह्मण और राजपूत के बीच में हो, ब्राह्मण या वैश्य के बीच में कास्ट डिवीजन करना शुरू कर दिया ऑफिशियली। और जो रेशो पहले 5:3 था, सॉरी 5:1 था, उसको 2:1 कर दिया, यानी 2 इंडियन सोल्जर और 1 यूरोपियन सोल्जर। देन इसके बाद आपकी अलग से एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। ठीक है, एक अलग से आपकी एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। और इस एडवाइजरी काउंसिल का काम ये था कि मेन तौर पे इसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे एडवाइजरी काउंसिल में, एंड दे गिव एडवाइस टू द वॉइसरॉय। और फिर 1861 का एक्ट पास हुआ, जिसके थ्रू आपका इंडियन सिविल सर्विसेज आपका जो है वो शुरू हुआ। इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आप IAS के नाम से जानते हो। और लेकिन इसके एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ता था लंदन। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट। ठीक है, तो ये हमने एक टॉपिक ख़त्म किया, क्या? रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉजेज पढ़ लिए और उस कॉजेज ऑफ फेलियर पढ़ लिए, और आपका रिजल्ट क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ जब इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस।